नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक कर एक बड़ी खबर का। केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। कृषि कानून वापस लेने को मंजूरी दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून को वापस लेने की मंजूरी हो गई है। कैबिनेट ने कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट ने कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। तीनों कृषि कानून वापस लेने को हरी झंडी मिल चुकी है। कृषि कानून वापस लेने को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। कृषि कानून के वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। इसको तीनों कृषि कानून वापस लेने को हरी झंडी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले लगभग एक साल से किसान जिस तरह प्रदर्शन कर रहे थे और बिल वापसी की मांग कर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व पर किसानों से माफी मांगी थी और यह ऐलान भी किया था कि शीतकालीन सत्र में इसको वापस ले लिया जाएगा। और फिलहाल कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। हमारे साथ संवाददाता दीपक चौबे जुड़ रहे हैं। दीपक, इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, वापसी के प्रस्ताव को। जी देखिए चारुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को घोषणा किया था कि तीनों जो कृषि कानून है उसको रद्द किया जाएगा, उसको लेकर लगातार जो किसान संगठन है वो आवाज़ उठा रहे थे कि जब तक संसद में पास नहीं होता, जब तक संसद में कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक हम नहीं हटेंगे। उसी पे आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस पर मोहर लग गई कि तीन कृषि बिल है वो वापस लिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस दिन 29 तारीख को पहला सेशन है पार्लियामेंट का, उस दिन कृषि मंत्री इस बिल को पेश करेंगे और इसका नाम भी दिया गया है किसान फॉर्मल रीबिल पास। तो अब आगे की रणनीति पे केंद्र सरकार सोच रही है और 29 तारीख को जो कृषि मंत्री इसको पेश करेंगे। उसके बाद संगठन जो किसान संगठन है उनका रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी चारुल। दीपक, किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं है और आगे भी उनकी जो रणनीति है वो इसी के तहत है कि वो संसद तक जाएंगे। अब क्या लगता है कि इस प्रस्ताव के बाद किसानों पर कुछ असर पड़ेगा, इसका किसी तरह की राहत किसानों की ओर से? देखिए अगर बात की जाए तो सरकार तो अपना रुख साफ कर रही है, लगातार सरकार कह भी रही है कि हम तीनों कृषि कानून रद्द कर रहे हैं, पर जो किसान संगठन है अब वो मानने को नहीं है। जिस तरीके से लगातार नए जो बयान है वो आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम नहीं हटेंगे जब तक संसद में पास नहीं होगा। उसके बाद राकेश टिकैत अब कह रहे हैं कि इसमें बिजली संशोधन बिल पास होना चाहिए, इसमें जो किसान जो नेता मरे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। तो अब कहीं ना कहीं 29 तारीख के बाद कहीं सरकार और जो किसान नेता हैं उसमें अमली जामा पहनाने की जो रणनीति है उसको आगे किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से जो सरकार है वो किसानों को मनाती है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो लखनऊ में भी प्रदर्शन किया, किसान संगठन ये बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, तो उस पर भी सरकार अब विचार कर रही है और इस पर कुछ बड़ा एक्शन कर सकती है कि सरकार। क्या दीपक, ये जो मांगे अलग से उठ रही हैं कृषि कानून वापसी के बाद भी, जिस तरह बिजली का बिल ले लीजिए, ट्रैक्टर को ले लीजिए, गन्ना के भुगतान को, आलू किसान, यानी बहुत सारी मांगे अब कृषि कानून वापसी के बाद जो किसानों ने उठाई है, उस पर भी किसी तरह का विचार हो सकता है इस सत्र में? देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है इस पे सत्र पे, सिर्फ अभी जो फॉर्मल बिल है उसको वापस लेने की ही विचार चल रही है। जो 25 नंबर का जो बिल है वो लिया जाएगा और पहले दिन ही लगता है कि पहले दिन ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसको वापस ले लेंगे। बाकी अभी और कोई ऐसा नहीं है क्योंकि जो बिल अभी पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ उसको लेकर अभी जो किसान संगठन है वो आवाज़ उठा रहे, तो इसको लेकर सरकार अभी कुछ करने को मूड में नज़र नहीं आ रही है। सरकार का साफ रुख है कि जो तीनों बिल थे कृषि कानून जो रद्द कर दिए गए हैं, अब उसको वापस लेने की प्रक्रिया की जाएगी। इससे ज़्यादा केंद्र सरकार के कोई भी मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।
तो कृषि कानून की वापसी के प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है, लेकिन इसी के साथ किसानों ने बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो बिल वापसी के बाद उठाई हैं, लेकिन अब शीतकालीन सत्र पर इसमें विचार किया जाता है या नहीं, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कृषि कानून की बात कर ली जाए तो उसको वापस लेने का निर्णय जो है वो पहले ही लिया जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से किसानों ने तमाम मांगे उठाई हैं उस पर सरकार क्या रुख अख्तियार करती है, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा और इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कानून वापसी का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है उसी दिन से जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। और इसी के साथ रुख करते हैं अगली खबर का। यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सीटों पर सहमति बन चुकी है। आरएलडी के लिए 36 सीटें छोड़ेगी समाजवादी पार्टी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आरएलडी के लिए डिप्टी सीएम का पद भी छोड़ेगी। 25 नवंबर को अखिलेश यादव और जयंत, तो जल्द हो सकता है समाजवादी पार्टी में ये बड़ा बदलाव। और सबसे अहम चीज है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सीटों को लेकर बातचीत बन चुकी है। हालांकि आरएलडी की ओर से 50 सीटें मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल 36 पर सहमति बन गई है। आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो सूत्रों की माने तो जयंत और अखिलेश के बीच एक और दौर की अभी बातचीत होनी है, जिसके बाद दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि डिप्टी सीएम का पद आरएलडी के खाते में जाएगा। लेकिन ये इस बार का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कितना कारगर साबित होगा ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि बसपा से गठबंधन किया गया था, उससे पहले कांग्रेस से गठबंधन किया गया था, लेकिन दोनों ही बार समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और सीट शेयर जो है वो घट गया था। जिसके बाद अब इस गठबंधन पर सभी की निगाहें जो है वो टिक गई हैं कि क्या आरएलडी और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन जो है वो कमाल कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि सीटों पर समझौता भी मंजूर है और किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। और सबसे अहम चीज है कि इसकी निगाहें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पर भी टिकी हुई थी। हालांकि शिवपाल यादव की तरफ से अभी कोई बेहतर रिस्पांस जो है वो नहीं मिला है अखिलेश यादव को। जाहिर सी बात है कि जो भी पारिवारिक खींचतान देखने को मिली थी और शिवपाल यादव का जिस तरह से अपमान हुआ था, उसके बाद शिवपाल यादव फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। लेकिन अगर हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो सीटों पर सहमति जो है वो बन चुकी है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालात बिगड़ने से पहले सरकारें एक्शन क्यों नहीं लेती हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं, वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले से ही की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं होगी और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं दिया जाएगा। तो प्रदूषण पर सुप्रीम फटकार लगी है केंद्र सरकार को। हालात बिगड़ने पर ही एक्शन क्यों लिया जाता है, केंद्र सरकार ने यह सवाल किया है और यह भी जाहिर कर दिया है कि फिलहाल इस मामले पर, वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई बंद नहीं होगी। वायु प्रदूषण को रोकने की पहले ही तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। आखिर में ही सरकारों को क्यों याद आता है। केंद्र ने कहा है कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं, वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले से ही की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई बंद नहीं होगी और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं दिया जाएगा। तो प्रदूषण को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उस पर सुप्रीम फटकार भी लग रही है। 4 दिन पहले तो धुआं और कोहरा से परेशान हो रहे थे, अब तो ठीक ठाक है। पहले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जब बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है।
घुटन सी महसूस होती है। प्रदूषण से हमारे लंग्स में दिक्कत आती है, सांस नहीं ले पाते हम लोग, और उसका नाम कहते हैं हमेशा मास्क लगा के रखना पड़ता है। जब सन ऊपर आता है तो उससे हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। जब प्रदूषण थोड़ा सा हटता है तो बहुत फीलिंग महसूस होती है। वॉक करते हुए बहुत दिक्कत आती है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। सरकार ने कई उठाए हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं जिनके कारण पोल्यूशन कम हो सके। हमें लगता भी वो और बहुत ज़रूरत है सरकार को कड़े कदम उठाने की। अभी सरकार की थोड़ी सी नीयत में भी हमें कमी लगती है। हमारे संवाददाता लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। लखवीर, अगर फिलहाल हालातों की बात कर ले तो तस्वीरें लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और इसको लेकर चिंता भी लगातार सुप्रीम कोर्ट जाहिर कर रहा है और सख्त भी है। लगातार सुनवाई हो रही है, मिनट मिनट की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और आज फटकार भी लगाई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार प्रभावी मॉनिटरिंग कर रही है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा बस मुहैया करवाना हो ताकि प्रदूषण कम हो, गाड़ियां नहीं निकले। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी बंद किया है। इस पर भी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि अगर 2-3 दिन में प्रदूषण के हालातों में सुधार हुआ है तो जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो जारी रहने चाहिए। उन पर क्यों ढील दी जा रही है? वो जो प्रतिबंध लगाए थे केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने, उनको फिलहाल अगले 4-5 दिन तक कंटिन्यू करने की आवश्यकता है, तभी इससे कमी मिलेगी। साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल के बयान पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने यह भी कहा है कि जो 2-3 दिन में प्रदूषण में कमी दिल्ली एनसीआर के इलाके में हुई है वो केंद्र सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उसकी वजह से नहीं हुई है, बल्कि इस इलाके में तेज हवा चली है जिसकी वजह से प्रदूषण में कमी हुई है। और ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार सहित जो भी इस मामले में स्टेक होल्डर से जो पक्ष है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो और खुद दिल्ली सरकार हो, उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई थी, उनसे अपना बयान भी मांगा गया था। जिस तरह से कहा कि हालात बिगड़ने पर ही एक्शन क्यों लिया जाता है, यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस तरह से आखिरी मोमेंट यानी लास्ट मोमेंट पर जिस तरह से कार्रवाई की जाती है और काम के नाम पर लीपापोती होती है, क्या ये माना जाए कि उसे कटघरे में खड़ा किया है? इसमें कोई दो राय नहीं है चारोल की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केंद्र सरकार को बल्कि सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है और काम करने पर फोकस करने को कहा है। साफ तौर पर कहा है कि प्रतिबंध तो जारी रखें लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि पराली जलाने पर कैसे रोकथाम लगाई जाए और उसका वैज्ञानिक मैकेनिज्म क्या हो, साइंटिफिक अप्रूवल किस प्रकार से लिया जाए, सभी सरकारें और उनके जो नौकरशाही है वो किसानों को जाकर किस प्रकार से समझाए, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसको रोकने के लिए, इस पर सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कदम सरकारें उठाती हैं वो स्थिति नियंत्रित होने के बावजूद उठाती हैं, जबकि करना ये चाहिए कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में सर्दियों में प्रदूषण बढ़ता है तो पूरे साल इस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पूरे साल इस पर काम होना चाहिए, इस पर अब सोचना होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले पर जारी रहेगी। ये केस बंद नहीं होगा और अंतिम आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। वो खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। बहुत शुक्रिया लखवीर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कसने की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। सूत्रों की माने तो सरकार निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का मन बना चुकी है और वो खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी लाएगी। आगामी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल लाने की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार किस तरह से सख्त है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। शीतकालीन सत्र में इस पर बिल लाने की तैयारियां भी हैं। सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा। 29 नवंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की तैयारी सरकार की ओर से, और केंद्र सरकार इसको लेकर किस तरह से सख्त है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आप देखिए, सिक्के और नोट की तरह ठोस रूप में नहीं होती है, एक डिजिटल करेंसी है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है क्रिप्टो करेंसी।
बिना किसी नियम व्यापार में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या है क्रिप्टो करेंसी। संसद में इस पर शीतकालीन सत्र में इस पर बिल भी आने वाला है। डिजिटल रूप में होती है क्रिप्टो करेंसी। ऑनलाइन पेमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस की 2 मांगे बताई हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि कोविड मृतकों के सही आंकड़े बताए जाएं और अपने प्रियजनों को, कोविड में खो चुके परिवारों को कम से कम 4 लाख हर्जाना भी दिया जाए। सरकार हो तो जनता का दुख दूर करना होगा। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। कोविड में मृतकों के सही आंकड़े क्या हैं, वो बात उन्होंने पूछी है और साथ ही कहा है कि जिन्होंने अपने प्रियजनों को कोविड में खोया है उन परिवारों को कम से कम 4 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। अगर सरकार है तो जनता का दुख दूर करना ही होगा। ये 2 बातें ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछी हैं और कहीं ना कहीं कोविड मैनेजमेंट को लेकर सवाल भी उठाए हैं। क्या सही आंकड़ा था मृतकों का, ये जानने की बात कही है और ये सवाल भी किया है कि आखिर क्या आंकड़ा था। गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती है। हमने जिन परिवारों से बात की सब ने ये कहा कि कोविड के समय ना उनको हॉस्पिटल बेड मिला, ना उनको ऑक्सीजन मिला, ना उनको वेंटिलेटर। तो जब आपने उनकी मदद करनी थी, अस्पताल में मदद करनी थी, तो आप नहीं थे। और जब परिवार में किसी की मृत्यु हुई, 10-15 लाख रुपए उनका बर्बाद हुआ और जब उनको कॉम्पेंसेशन की जरूरत है तब भी आप नहीं। किस प्रकार की सरकार है? हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा और सच्चाई गुजरात की है। प्रधानमंत्री के पास हवाई जहाज खरीदने के लिए 8,500 करोड़ रुपए हैं, मगर गुजरात में जो लोग कोविड से मरे हैं उनके परिवारों के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं। तो कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी को आपने सुना और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली सरकार कोविड काल में बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को एक बार फिर से शुरू करने जा रही है, जिसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि यात्रा की इस लिस्ट में अयोध्या भी शामिल होगा। इसके साथ ही ईसाइयों का एक चर्च भी लोगों की भारी मांग पर जोड़ा जा रहा है। अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं उनकी डिमांड थी कि उनका कोई तीर्थ स्थान इस लिस्ट में नहीं है, तो उनके लिए भी मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वेलेंकनी चर्च वो जाना चाहते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन भाई। वेलेंकनी चर्च को भी हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हैं जल्दी, और वो भी अपने मर्जी के मुताबिक तीर्थ यात्रा पे जा सकेंगे। दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप हमारी जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो लोग जाना चाहते हैं। इसकी चिंता मत करना कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आप रह जाओगे। एक को हर एक को मैं दर्शन करा के लाऊंगा, तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो दूसरी ट्रेन लगा देंगे, और ज़्यादा हो गए तो तीसरी ट्रेन लगा देंगे, हफ्ते भर बाद चली जाएगी दूसरी ट्रेन, तो लेके सबको जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो सब लोग अप्लाई करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या जी के दर्शन। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना और इसी के साथ अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।